नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और जैसे जैसे एसएससी सीजीएल के एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मॉक टेस्ट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जो सीरियस बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, जो सिलेक्शन लेंगे वाकई में, वो दबा के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। प्रीवियसर के जैसे हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर फ्री है, वहां पे डेली पे मेरे दोस्तों लाखों के हिसाब से अटेम्प्ट आता है उन टेस्ट पर। एक एक बच्चा दो दो तीन तीन टेस्ट भी लगा रहा है, जो अपने रिवीजन के फेज में है, जो प्रैक्टिस कर रहा है दबा के। और मेरे भाई, हम अपनी एप्लीकेशन पर हर सैटरडे संडे पूरे भारत में ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं। और ये आज हम पांचवा यहां पे मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। तो मेरे भाई, 14-15 जून को सैटरडे संडे 48 घंटे के लिए टेस्ट लाइव रहा था एप्लीकेशन पर। हर सैटरडे संडे कराते हैं, एग्जाम तक करवाते रहेंगे। मैं उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। मैथ्स वाला सेक्शन हमने तैयार किया है मेरे भाई कंप्लीटली, जिसका मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा। और बाकी हमारी डेडिकेटेड टीम ने बनाया है, जिसमें बहुत सारे टॉपर्स भी हैं। तो इस लेवल की तैयारी कम से कम आपकी होनी चाहिए बच्चों। आप अगर यहां पे जाओगे मेरे भाई एप्लीकेशन पर, तो देखिए लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में अभी भी ये टेस्ट लाइव चल रहा है, कुछ घंटों में बंद हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं लगाया है, जाके लगाइए मेरे भाई। इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन, आपकी रैंक, परसेंटाइल सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा सीरियस बच्चे मेरे भाई, जिनका मकसद केवल फॉर्म भरना नहीं है, नौकरी भी लेना है, वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर चुके हैं। इससे पहले हमने जितने भी मॉक टेस्ट कराए मेरे प्यारे भाई, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट वाले, उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है कि भाई जो बच्चे नहीं दे पाए, नहीं देख पाए, वो यहां से देख सकते हो। ठीक है जी। चौथा, अब मैं इसमें सारे ऐड करवाता चलूंगा मेरे दोस्त। ठीक है। हमने अभी सैटरडे को इवेंट भी किया था 2024 में, जो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुके हैं मेरे भाई। दूर से तो किसी को नहीं बुलाया भाई, दिल्ली में ही जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं डिपार्टमेंट में, जो पढ़े हुए थे हमसे, उन सभी से मुलाकात हुई सैटरडे को। तो उस पूरे इवेंट को हमने लाइव भी किया था हमारे चैनल पे, जाके आप देखिएगा। बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जो सिलेक्टेड ज्यादातर उनमें एएसओ थे, जीएसटी इंस्पेक्टर्स भी बहुत सारे थे, सबसे मुलाकात हुई। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो तैयारी से पहले हमको मैसेज किए थे कि सर हम कुछ बन के दिखाएंगे, और वो जब कुछ बन गए, वाकई में जब अच्छा उन्होंने किया, तो हमसे मिलने के लिए आया, और भी मजा आया भाई। उन लोगों से मिलकर और ज्यादा मजा आया। ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए सिलेक्शन का सिलसिला, सालों साल, हर साल। देखो, अब बारी आपकी है, तो आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है, और ये मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 1 से। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। 14.4% की छूट दी जाती है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। यानी कि बच्चों, आपको क्या दिया इस सवाल में, आपको मार्कअप दिया 25%, फिर उस पर डिस्काउंट दिया 14.4%। प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव, 25 और -14.4 का सक्सेसिव मेरे प्यारे भाई। देखिए, इससे इजी कोई सवाल नहीं मेरे दोस्तों, और इससे महत्वपूर्ण कोई सवाल भी नहीं पूरे अर्थमेटिक में। 25 - 14.4 -25 × 14.4 बटे 100। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा तो आया। बस अपन को यही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी। 25 से 100 4 बार, और 4 से 14.4 काटेंगे मेरे भाई 3.6 बार। तो कितना आया जी, 14 3 17, और ये एक हो जाएगा 18। तो 25 - 18 यानी कि 7%। तो कुल मिला के स्टूडेंट आपको 7% का प्रॉफिट होगा, और ये सवाल का आंसर। समझ में? अच्छा सवाल था ना ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहां पे m - d - m × d बटे 100 कंसेप्ट लगाना है। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 त्रिकोणमिति का है। त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई को बीसी के समांतर खींचा गया है, जो एक्स और वाई पर भुजाओं को काटता है। ठीक है। ए बी 5.4 है, बी सी 7.2 है, बी एक्स 3 है। एक्स वाई की लंबाई ही आपसे पूछी है। ठीक है जी। तो देखो, यहां पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट दिख रहा है, तो आप समझ जाएगा कि ये जो सवाल है सिमिलरिटी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। एक्स वाई को बीसी के पैरेलल खींचा गया है। तो बच्चों, ये हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी, है ना। बीसी को मैंने नीचे बना लिया। अब एक्स वाई पैरेलल लाइन खींचनी है। ए बी 5.4, बी सी 7.2, और बी एक्स आपका हो जाएगा मेरे भाई 3। तो इस तरीके से खींच लेते हैं दोस्त यहां पर। ये जो लाइन है एक्स वाई,
ये लाइन बीसी के समांतर है। तो यहां पे आपको जो छोटा बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ए एक्स वाई और एबीसी, वो सिमिलर हो गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीसी की जो लंबाई है वो 7.2 सेंटीमीटर कही गई है। एबी की जो लंबाई यानी कि यहां से यहां तक जो आपका ए बी है ये 5.4 है ए बी। उसके बाद दोस्तों आपका बी एक्स यानी कि 3 सेंटीमीटर बी से एक्स तक एक्स वाई की लंबाई पूछी है। अब बताओ अगर ये पूरा 5.4 है, 3 है, तो ऊपर कितना बचा? 2.4 बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर 2.4 बचा। 5.4 में से 3 घटा देंगे 2.4, यानी कि छोटे ट्राइंगल में ये साइड यहां से यहां तक 2.4 है। तो आप खुद बताओ छोटे बड़े ट्राइंगल में पूछा क्या? एक्स वाई पूछा, सवाल खत्म। छोटे बड़े ट्राइंगल में ये 3 दिया था, 5.4 में से 3 घटा दिया 2.4। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 6 से कट रहा है मेरे भाई, ये 6 से कट रहा है। 6 चौक 24 और 6 निम्मा 54, 6 चौक 24, 6 निम्मा 54, 4 रेशियो 9। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में संगत भुजाओं का रेशियो 4:9 है। तो ये भी एक्स वाई से बीसी का रेशियो 4:9 होना चाहिए। भाई एक्स वाई से बीसी का रेशियो 4:9 होना चाहिए। 9 की वैल्यू सवाल में 7.2 सेंटीमीटर है, 0.8 गुना 9 × 72। तो 4 की वैल्यू भी यहां पर 0.8 गुना आनी चाहिए, यानी कि 3.2 सेंटीमीटर। तो एक्स वाई की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो 3.2 सेंटीमीटर होगी, और यही सवाल का आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो सिमिलरिटी के इतने बेसिक सवाल हमने टेस्ट में डाले हैं। आ जाओ बच्चे, सवाल नंबर 3। 7वीं क्लास के 3 स्टूडेंट ने एक स्कूल के स्पोर्ट्स डे पे एक दौड़ में भाग लिया। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 100 मीटर से जीतता है। 300 मीटर की दौड़ में बीसी को 50 मीटर से हरा देता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? मुझे लगता है बहुत आसान सवाल है, ए और सी पे फोकस करना है ना। तो यहां पे आप ए और सी की स्पीड का रेशियो निकाल लो मेरे भाई। जैसे 3 बच्चों को दौड़ाया है, 7वीं क्लास की है मेरे भाई, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी से 100 मीटर से जीतता है। इसका मतलब 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। ए जीत गया यानी कि बी 100 मीटर से हार गया, बी दौड़ा 900 मीटर। तो मैं कह सकता हूं जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ के रेस खत्म करेगा, बी 900 मीटर ही दौड़ेगा। तो ए बी की स्पीड का जो रेशियो आएगा वो 10:9 हो जाएगा। 1000 900 का मतलब 10:9। ऐसे ही मेरे भाई 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हरा देता है। देखो आप यहां भी रेशियो ले सकते हैं कि 50 छिक्का 300, बी जो है सी को 50 मीटर यानी कि रेशियो ले लिया 1 यूनिट से हरा देता है। बी सी को हरा देता है, यानी कि अगर बी 6 यूनिट दौड़ता है तो सी 1 यूनिट से हार जाता है, यानी कि सी कितना दौड़ पाता है? 6 - 1 5। ये आ गया, ये बी सी का रेशियो आ गया मेरे भाई। तो मैंने ए बी और बी सी का रेशियो निकाल लिया। क्वेश्चन में जरूरत है ए और सी की। भैया देखो यहां बी 9 है या 6 सेम कर लेते हैं, 9 और 6 को इक्वल कर लेते हैं, 18 18। तो ऊपर 2 से गुणा मेरे भाई, और नीचे यहां 3 से गुणा। ये आ गया बच्चे। तो आप खुद बताओ कि ए कितना आ गया? 10 दूनी 20, और बी कितना आ गया? सी कितना आ गया? 3 पंजे 15, यानी कि ये ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया। यानी कि अगर ए 20 यूनिट दौड़ेगा तो सेम टाइम में सी 15 यूनिट ही दौड़ पाएगा। अगर 1 किलोमीटर की रेस होगी तो ए रेस जीतेगा कौन? ए जीतेगा, यानी कि ये दौड़ेगा 1000 मीटर। तो भैया सी कितने से हार जाएगा? सी हार जाएगा मेरे भाई 5 यूनिट से हार जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 5 यूनिट की। अगर 20 कैलू 1000 मीटर है मेरे भाई, है ना, कितना? 50 गुना। तो 5 की वैल्यू भी यहां पे 250 मीटर हो जाएगी, 250 मीटर। ये आंसर है सवाल का। तो अगर 1 किलोमीटर की रेस होगी तो ए सी को 250 मीटर से हरा देगा। बहुत बेसिक सवाल है, इसमें कुछ है नहीं लेकिन आता बहुत है ये। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय द इक्वेशन। आपके सामने भाई एक लाइन दी है, इस लाइन का ढाल, स्लोप या प्रवणता पूछे, एक ही बात है। देखो किसी भी लाइन का स्लोप अगर आपको निकालना है तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट 4 बटे वाई का कोफिशिएंट। वाई का कोफिशिएंट 6, तो कितना आ गया? भी 2 से चला गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो माइनस का 2/3 इसका आंसर है, बी ऑप्शन, -2/3। आगे आ जाते हैं, ये बताइएगा 5वां सवाल। अलग अलग से कुछ क्वेश्चन इसमें डाले हैं, ठीक है जी, प्रीवियसर भी डाले बीच बीच में। 0.325 और 1.0304 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे? बहुत बढ़िया सवाल है।
अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए डेसिमल में, तो जाहिर सी बात है आंसर भी डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे? तो देखिए आपको ये बात पता है कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐड हो जाएंगे डेसिमल डिजिट्स। यहां 3 है मेरे भाई, 4 है ये, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 7 डिजिट आएंगे, 7। और यही बच्चे गलती कर देंगे, 7 इसका आंसर नहीं है। मान लीजिए आपके सामने एक नंबर लिखा है 0.81300, तो भैया 3 ही तो डिजिट है, 00 को थोड़ा ना काउंट करते हैं मेरे प्यारे भाई। ये 0.813 3 ही तो डिजिट हुए, है ना। इस नंबर में डेसिमल के बाद 3 ही तो डिजिट हैं, यानी कि एंड में 00 नहीं काउंट किया जाता। और जीरो कैसे बनता है? जब 1 5 की 2 में गुणा होगी, 5 दूनी 10, यानी कि जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे उतनी एंड में जीरो आएगी। अब ध्यान से देखो, ये नंबर 5 से कट रहा है, ये नंबर भी 2 से कट रहा है। हालांकि और ध्यान से देखो तो ये नंबर 25 से कट रहा है, ये नंबर 25 से कट रहा है 13 बार, और ये नंबर 4 से कट रहा है, यानी कि 325 के अंदर 25 आता है ना। और यहां देखो 1.0304, एंड में 04 आ रहा है ना, ये नंबर 4 से कट रहा है अगर डेसिमल हटा दिया जाए, यानी कि 25 चौका 100। तो भैया डेसिमल पॉइंट के बाद 7 डिजिट तो आएंगे, लेकिन लास्ट में 2 जीरो होंगे, और 2 जीरो आपको काउंट नहीं करने हैं। तो इस मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल के बाद केवल 5 डिजिट ही होंगे, इसलिए सवाल का आंसर 5 है, सी ऑप्शन। इतना बेहतरीन सवाल है जी, मुश्किल नहीं है पर डिफरेंट है बच्चे। ये बताइए सवाल नंबर 6 करो। देखो भाई, ये सवाल एज इट इज सीजीएल 2024 प्री का पूछा हुआ है। हाँ, फ्रॉम ए पॉइंट टी ए टेंजेंट टीपी एट पॉइंट पी इज ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सीकेंट भी खींची गई है टी क्यू आर, पॉइंट क्यू जो है टी के ज्यादा नजदीक है। तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं मेरे भाई, कि जैसे सर्कल है, कई बार मैंने सवाल कराया है। तो एक तो यहां से टेंजेंट खींची गई है, सर्कल के बाहर से मेरे भाई एक तो इस तरीके से टेंजेंट खींची गई है, और ऐसे, सॉरी, एक ये टेंजेंट मान लेते हैं, टेंजेंट है, और एक जो है आपकी इस तरीके से यहां सीकेंट खींची गई है, छेदक रेखा खींची गई है, ठीक है ना। तो पॉइंट टी से टीपी जो है एक टेंजेंट है सर्कल की पॉइंट पी पर। सर्कल का जो सेंटर है मेरे दोस्तों, यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए ओ, और इसके बाद टी क्यू आर सर्कल के सीकेंट छेदक रेखा है, जो पॉइंट क्यू जो है टी के ज्यादा नजदीक है, ऐसा बोला गया है। ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इनटू द सर्कल बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, यानी कि पी क्यू आर को मिलाकर हमने एक ट्रायंगल बना दिया। तो ये आपका बच्चों यहां पर ट्रायंगल कंप्लीट बन गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, आपसे पूछा है ड्रॉ लाइन ओ क्यू एंड ओ आर। ओ क्यू ओ आर को मिलाओ, पी टी क्यू 27 डिग्री है, पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल बच्चों 27 डिग्री का है। उसके बाद टी पी क्यू ये वाला एंगल आपका 55 डिग्री का है। आपसे पूछा है आर ओ क्यू, यानी कि मान लीजिए जैसे यहां पे सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर, तो आपसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया आर ओ क्यू। ये आर ओ क्यू ये वाला एंगल स्टूडेंट आपसे यहां पर पूछा गया, सेंटर पर कितना एंगल बनेगा ये बताइए। देखो हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो इस आर्क की कर रहे हैं, इस आर्क की। इस आर्क से मेरे भाई जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनेगा, सेंटर पे मेरे दोस्तों उसका डबल एंगल बनेगा सेंटर पे, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर। अब आप ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, 55 डिग्री है, 27 डिग्री है, तो ये कितना होगा एंगल, ये कितना होगा बताओ। अगर ये 55 है 27 है तो एक्सटीरियर एंगल है 55 प्लस 27 कितना होगा, 55 प्लस 27 ऐड कर देंगे तो 70 और 12 82 डिग्री का एंगल आ जाएगा मेरे भाई, 82 डिग्री का। अब ये लाइन सर्कल की टेंजेंट है, ये जीवा टेंजेंट कॉर्ड के बीच में अगर ये 55 डिग्री है तो इसी कॉर्ड पी क्यू से जो ये एंगल बनेगा मेरे भाई अल्टरनेट सेगमेंट में, ये भी तो 55 डिग्री का होगा। क्या आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आती है? मान लीजिए कि जैसे सर्कल है, सर्कल की टेंजेंट लाइन है और ये सर्कल की कॉर्ड है, इनके बीच में ये एंगल थीटा है, टेंजेंट और ये कॉर्ड हो गया, तो अल्टरनेट सेगमेंट में इस कॉर्ड द्वारा कहीं एंगल बनाएंगे, ये भी थीटा ही होगा। जहां टेंजेंट और उसी सेम टेंजेंट पॉइंट से आपकी जीवा देखे, ये थ्योरम 100% लगनी है। अब आपको ट्राइंगल पी क्यू आर दिखाई दे रहा है, ये 82 डिग्री है, 55 डिग्री है, टोटल 180 होना चाहिए, ये वाला एंगल पता लग जाएगा। और जैसी एंगल आया क्वेश्चन सॉल्व, 82 प्लस ये 55 कितना हो गया बच्चे,
2 5 7 8 5 13 137 डिग्री। 180 में से 137 घटाएंगे 43 डिग्री आ गया मेरे भाई, 43 डिग्री। अब बताओ सर्कल के इस चाप से परिधि पे 43 डिग्री बना है तो सेंटर पे डबल बनेगा ना, 43 का डबल 86 डिग्री, 86 डिग्री आंसर है। कहां गया जी मेरा पहला ऑप्शन, ठीक है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए मॉक टेस्ट में करने चाहिए। बाकी आप बार बार उन्हीं क्वेश्चन को लगाते रहो जिससे ऑलरेडी 90% बच्चे कर ले रहे हैं, तो आप कुछ इंप्रूव नहीं करोगे अपने आप को। देखिए 70% पेपर अच्छा प्रीवियस ईयर आता है, 30% पेपर ही नया फ्रेश आता है। 70% पेपर को 90% बच्चे बना पाते हैं और बाकी जो 30% पेपर उसे 90% बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको 30% की तैयारी करनी होती है एग्जाम के आखिरी समय में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, जो मैं मॉक टेस्ट में डालता हूं। लीला और उसकी मां की जो प्रेजेंट एज का रेशियो 3:8 है, ठीक है। लीला के जन्म के समय मदर की एज 25 साल थी, मदर की प्रेजेंट एज बताओ। देखिए लीला और उसकी मदर, इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 3:8 है प्रेजेंट में। लीला के जन्म के समय मां की उम्र कितनी थी? 25 साल थी। अब एक बात बताओ, लीला की प्रेजेंट एज कितना है? 3 यूनिट। तो जब लीला का जन्म हुआ होगा वो 3 यूनिट टाइम पहले हुआ होगा। बोलो, अगर मान लीजिए आप 10 साल के हो, 20 साल के हो मान लो आप, तो आपका जन्म कब हुआ होगा? 20 साल पहले। तो लीला की अगर प्रेजेंट एज 3 यूनिट है तो लीला का जो जन्म होगा 3 यूनिट टाइम पहले हुआ होगा। उस टाइम पे मदर की एज क्या होगी मेरे भाई? 3 यूनिट कम। 8 में से 3 घटे, अगर प्रेजेंट में 8 है तो 5 यूनिट रही होगी। जबकि मेरे दोस्तों एज है कितनी? 25 साल। लीला के बर्थ के समय उसकी मदर की, तो 5 के लिए 25 साल यानी कि 5 गुना। तो मदर की प्रेजेंट में एज 8 यूनिट, तो 8 की वैल्यू भी 5 गुना की 40 साल। और ये सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। इससे ज्यादा टाइम लगना ही नहीं था सवाल में, आसान था। ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में क्रम से 2 चक्कर प्रति घंटे, 3 चक्कर प्रति घंटे की स्पीड से एक सर्कुलर पथ पर चलते हैं। देखिए 2 लोग हैं ए और बी, वो सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या स्पीड है उनकी मेरे भाई? स्पीड भी बता रखी है। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक की स्पीड है 2 राउंड पर आवर ए की, और बी की है 3 राउंड पर आवर रेस्पेक्टिवली। अगर वो सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं मेरे भाई, अगर वो सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं सेम पॉइंट से 8 बजे, अगर वो सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं सेम पॉइंट पे 8 बजे, तो आपसे ये पूछा है कि 9:30 बजे तक वो एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे, बताइए। अगर 2 लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ये एक सवाल है रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट का। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? दोनों की स्पीड दी हुई है ना, S1 प्लस S2। भाई ए एंड बी की रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना, एक साथ दौड़ना शुरू किया 8 बजे? S1 प्लस S2 यानी कि 2 और 3 5 राउंड पर आवर, ये आ जाएगी रिलेटिव स्पीड 5 राउंड्स पर आवर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आवर का मतलब होता है 1 घंटा, यानी कि वो 1 घंटे में 5 बार एक दूसरे से मिलेंगे। 1 आवर में 5 बार, हर 1 घंटे में वो 5 बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे मेरे भाई। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है जी, समझ में आया? कितनी बार? 5 बार 1 घंटे में। लेकिन सुबह 8 बजे चलना उन्होंने शुरू किया है तो 9:30 बजे तक 1.5 घंटा होगा। तो 1.5 घंटे में वो एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे मेरे भाई? देखो आप बताओ, अगर 1 घंटे में 5 बार क्रॉस कर रहे हैं तो अगले 30 मिनट में कितनी बार क्रॉस करेंगे? 2.5 बार। बताओ, अगर 1 घंटे में 2 लोग 5 बार क्रॉस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो 30 मिनट में 5 का आधा 2.5 बार। लेकिन 2.5 बार कोई कैसे क्रॉस कर सकता है? या तो 2 बार या 3 बार। अब 3 बार तो हो नहीं सकता मेरे भाई, तो 2.5 से छोटा इंटीजर आप लोग 2 बार। 1 घंटे में 5 बार क्रॉस कर रहे हैं तो आधे घंटे में 2 बार ही क्रॉस करेंगे। तो इस हिसाब से ये 8 बजे से 9:30 बजे तक 7 बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो आंसर 7 आ गया मेरे भाई, ठीक है ना? अच्छा सवाल है, बेहतरीन। सवाल नंबर 9 देखिए, करके बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके बिना पेपर होता ही नहीं है कंप्लीट। एग्जामिनर की मजबूरी है, वो किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर डालेगा। किसी प्रिंसिपल पर पहले साल
और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट पर प्राप्त राशि 1350 और 1458 है। ब्याज दर क्या है? द अमाउंट रिसीव्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट on certain principal at the end of first year and second year is 1350 and 1458। ठीक है जी। बताओ जी। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, जो कुछ भी हो। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अमाउंट ही तो दिया है मेरे भाई। पहले साल का अमाउंट है 1350 रुपए, सेकेंड ईयर में अमाउंट है मेरे दोस्तों 1458 रुपये। The amount received at compound interest on a certain principal at the end of first year and second year, यानी कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट 1350 रुपए है और सेकेंड ईयर में जो अमाउंट रिसीव हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेकेंड ईयर में वो 1458 रुपीज है। तो बताइए भाई कैसे करेंगे इसको? किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रम से 1350 और 1458 रुपए ब्याज की दर क्या है? यानी कि पहले साल के एंड में अमाउंट आपको दिया 1350 रुपए और सेकेंड ईयर के एंड में आपको अमाउंट दिया है 1458 रुपीज। यही बात है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से अमाउंट रिसीव्ड दिया है, ब्याज की दर पूछे। आप एक बात बताओ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है वो सक्सेसिव होते हैं मेरे भाई, जीपी में होते हैं। यही 1350 रुपए जो एक साल बाद अमाउंट है, यही आगे का प्रिंसिपल है। तो यही 1350 रुपए एक साल में बढ़कर 1458 रुपए हुए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 108 रुपए। कितने पर? 1350 रुपए के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये आ गया भैया, परसेंटेज में इंटू 100%। जीरो से जीरो चला गया और इसके बाद 27 चौका 108, 27 पंजे यानी कि 40/5 8% आ गया। तो ब्याज की जो दर है वो 8% है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे आ जाइए। सवाल नंबर 10। पार्किंग में दो टाइप के व्हीकल हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। टोटल 2 व्हीलर जो है पार्किंग में वो 200 हैं और जब यहां पे सारे व्हील्स गिने जाते हैं, व्हील्स जब सभी वाहनों के पहियों की संख्या गिनी जाती है तो सभी पहिए कुल 580 है। तो पार्किंग में 4 व्हीलर व्हीकल कितने हैं? 4 पहिए वाहनों की कुल संख्या बताइए। यह सवाल रीजनिंग में भी आता है। इस सवाल को XY मान के भी करते हैं, एलिगेशन से भी करते हैं। ये 2 पैरों के जानवर 4 पैरों के जानवर पे भी करके आता है और इस सवाल का डायरेक्ट शॉर्टकट भी है। आप ये मान के चलिए कि 2 टाइप के व्हीकल हैं, 2 पहिया और 4 पहिया, और कुल वाहन जो है यानी कि हेड्स सिर जो है 200 हैं और जबकि सारे पहिए यानी कि पैर गिन लिए जाएं तो कुल पैर 580 हैं मेरे दोस्तों। तो सीधा शॉर्टकट है, यानी कि 4 पैर वाले जानवर जो होंगे या 4 पहिया वाहनों की जो संख्या होगी उसका कंसेप्ट है L/2 - H। याद रखिए मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, लेकिन इससे एक स्टेप में आंसर आ जाता है। L यहां पे 580 है, 580/2 290, हेड यहां पे 200 है, घटा दीजिए यानी कि 90। तो सवाल का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 90। खेल खत्म। आ जाओ। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 11। देखो ये मैंने रेलवे ग्रुप डी के पेपर का क्वेश्चन डाला। अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन हम डालते हैं मेरे भाई। एक ग्रुप में सभी बच्चों का एवरेज वजन 45 किलो है। 42 किलो के एवरेज वजन के 10 बच्चे ग्रुप छोड़ देते हैं, 55 केजी के 2 बच्चे ग्रुप में शामिल होते हैं। ग्रुप में बच्चों का एवरेज वजन 1.25 केजी बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में ग्रुप में बच्चों की संख्या कितनी थी? मेरे दोस्त जब भी ऐसा सवाल आए तो हम कंपेयर करेंगे कि बच्चों के जाने से और आने से टोटल वेट पे क्या फर्क पड़ा। हमारे पास ग्रुप में कुछ बच्चे, उनका एवरेज वजन कितना है बेटा? 45 किलोग्राम, ये बताया गया। अगर 42 किलो वजन के 10 बच्चे ग्रुप छोड़ देते हैं, यानी कि एवरेज से कम वजन वाले बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, पतले पतले बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, तो फायदा होगा मेरे भाई। 45 से 42 कितना कम है? 3 किलो कम है। 3 किलो कम वजन के 10 लोग छोड़ के जा रहे हैं भाई। एवरेज से कम कमाने वाला छोड़ के जाएगा, फायदा होगा। 55 केजी एवरेज वाले 2 बच्चे ग्रुप में शामिल होते हैं। अब हमारे पास एवरेज है 45, 55 केजी एवरेज के बच्चे आएंगे, यानी कि 10 किलो ज्यादा वजन वाले बच्चे आएंगे। 10 किलो ज्यादा वजन वाले 2 नए बच्चे आते हैं मेरे दोस्तों।
तो ये फायदा होगा मेरे भाई, मोटे मोटे बच्चे आ रहे हैं, फायदा होगा। तो 30 और 20 50 केजी, यानी कि टोटल वजन आपका 50 केजी बढ़ जाएगा। टोटल वजन 50 केजी बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ा मेरे भाई? एवरेज बढ़ा 1.25 केजी। तो बच्चों की संख्या क्या होगी? टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, टोटल में चेंज बटे एवरेज में। डेसिमल हटाओ यहां मेरे भाई, 2 जीरो बढ़ जाएगा। 125 चौका 500 यानी कि 40 आ गया प्यारे बच्चे। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो बच्चों की संख्या 40 है, पर ये आंसर नहीं है क्योंकि पूछा स्टार्टिंग में बच्चों की संख्या, ये तो फाइनली बच्चों की संख्या आ गई आने जाने के बाद। अगर शुरुआत में n बच्चे थे तो आप ये देख रहे हो कि 10 बच्चे छोड़ के चले गए और 2 नए आए, अब जाके 40 हुए। तो स्टार्टिंग में कितने बच्चे होंगे मेरे भाई? -60 उधर जाएगा 48 बच्चे। तो यही आंसर है, पहला ऑप्शन। समझ में आया? तो इसी तरीके से क्वालिटी क्वेश्चंस वाले अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो हमारी नए क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है मेरे भाई, एसएससी सीजीएल 2025 पावर प्रैक्टिस 2.2। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है एप्लीकेशन पे। एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं, 30 आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे जो हमारी टीम ने ही तैयार किए हैं सारे के सारे। मैंने मैथ्स वाला सेक्शन बनाया पूरा कंप्लीटली, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो दोस्त। बढ़िया बढ़िया आपको क्वालिटी टेस्ट लगाने को मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ। डीपीपी भी आपको मिलेगी हर चैप्टर की, डेली टारगेट टेस्ट भी है यहां पर। और उसके बाद जब आप 30 टेस्ट लगा लोगे तो हम आपको मोर मटेरियल देंगे और 10 सेक्शनल टेस्ट देंगे फिर आपको। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करें प्यारे बच्चे। ये तो हो गया यहां तक। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 12 पे। एक आदमी अपने चीनी की खपत 44.44% बढ़ा देता है क्योंकि चीनी का प्राइस P% कम हो गया। तो आपसे पूछे P ज्ञात कीजिए। एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, खर्चा कांस्टेंट रहता है। देखो खर्चा बराबर क्या होता है? कीमत गुणा खपत, प्राइस गुणा कंजम्पशन। आप बोलोगे हाँ जी सर। बहुत गजब का सवाल है मेरे दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन। एक आदमी चीनी की खपत 44.44% बढ़ा देता है। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9, यानी कि आदमी ने 44.44% ज्यादा चीनी खाना शुरू कर दिया। कंजम्पशन 4/9 बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया मेरे भाई? चीनी सस्ती हो गई। सस्ता सामान आदमी पेट भर के खाता है। तो अगर चीनी सस्ती हो गई है, चीनी की कीमत P% कम होगी, तो यही बताओ P का मान क्या है अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है। ठीक है ना? तो कंजम्पशन आदमी ने अपना 4/9 बढ़ा दिया। तो सिंपल मेरे भाई, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट सेम है तो रेशियो रिवर्स होना चाहिए। लेकिन और भी टेक्निक, अगर कंजम्पशन 4 बढ़ा है तो प्राइस 4 कम होगा। बटे बेस क्या आएगा मेरे भाई? बेस ही आएगा 9 + 4 13, यानी कि प्राइस 4/13 कम हुआ 4/13। और परसेंटेज में कितना? × 100%। तो 400/13% प्राइस कम होगा। 13 × 39 यानी कि 30 सही 10/13%। ये आंसर है। आ गई बात समझ में? आगे चलते अगला सवाल, सवाल नंबर 13 करके बताइए। मैंने यूपीएससी सी सेट का सवाल डाला है, सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है। पहले आप सवाल पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा कि भाई एक केन है X, उसमें 399 लीटर पेट्रोल है, और दूसरी केन है Y, उसमें 532 लीटर डीजल है। They are bottled in bottles of equal size so that whole of petrol and diesel would be separately bottles। अब इनको क्या करना है? पेट्रोल डीजल को छोटी छोटी बोतल्स में पैक करना है। लेकिन इस तरीके से पैक करना है कि सारी बोतल समान साइज की रहे और इसे सेपरेट रहे। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए कुछ ऐसा ले लिया कि आपको पेट्रोल डीजल को एक साथ मिक्स करना पड़ रहा है। सेपरेटली सारी बोतल्स में फुल पैक होना चाहिए। बोतल की जो कैपेसिटी है लीटर्स की टर्म, वो एक इंटीजर है। बोतल्स की जो क्षमता है वो एक पूर्णांक है। तो आपसे पूछा कितनी बोतल की साइजेस पॉसिबल हैं? तो भैया हमारे पास 2 केन है। एक केन में तो 399 लीटर आपका पेट्रोल ही हो गया और दूसरी केन में आपका 532 लीटर डीजल हो गया। अब इनको छोटी छोटी बोतल्स में पैक करना है। सेपरेटली पैक होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, सेपरेटली। अब बताओ मेरे दोस्तों कितने बोतल के साइजेस संभव हैं? तो यानी कि एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, वो संख्या निकाल ले जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो पहले सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते, इनका HCF आ जाएगा मेरे भाई। क्या HCF कैसे निकालते हैं? इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस आएगा मेरे भाई
33, 133 आ जाएगा। क्या 133 HCF है? 133 इसको डिवाइड कर रहा है 3 बार और इसको भी डिवाइड कर रहा है 4 बार, है ना, 520 और 12, यानी कि 133 लीटर की मैं एक बोतल ले सकता हूं। अगर मैं 133 लीटर की बोतल लूंगा तो ये 3 बोतल में पैक हो जाएगा, 4 बोतल में पैक हो जाएगा, कुछ भी मिक्स नहीं करना पड़ेगा। ये हाईएस्ट साइज की बोतल होगी, लेकिन सवाल में पूछा कितनी बोतल के डिफरेंट साइजेस पॉसिबल है। ये दोनों नंबर 133 से कट रहे हैं, तो 1 से 33 के फैक्टर 133 क्या होता है? 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, 133 का ही फैक्टर होता है 19 लीटर। 133 का ही फैक्टर है 7 लीटर, और 19 के साथ में गुणा, खुद 133 है, 1 लीटर भी 133 का ही फैक्टर है। अगर मैं 19 लीटर की बोतल से लूंगा तो ये भी और ये भी पूरा पैक हो जाएगा मेरे भाई, और सेपरेट पैक होगा। 1 लीटर की बोतल में भी सारा सेपरेट पैक होगा। तो यानी कि यही 4 साइज ऐसे आ रहे हैं जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। आंसर इसका 4 है। गजब का सवाल है भाई। सवाल देखिए नॉर्मल, ये पर लिखने का तरीका बहुत बेहतरीन है, इसलिए टेस्ट में डाला हमने। एक पॉजिटिव इंटीजर a positive integer is said to be prime if it is not divisible by any positive integer other than itself and 1। ये प्राइम नंबर की परिभाषा कही है जो हमें पता है। लेट k भी ए प्राइम नंबर, माने प्राइम k एक प्राइम नंबर है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा है, ठीक है। बोला जब k² + 19 को 12 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होगा? भाई देखो k कुछ भी हो सकता है, तो आप अपनी मर्जी से, जब सवाल में बोल दिया कि माना k एक प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर मान लीजिए भैया मैंने 7 मान लिया, माना 7 है। तो पूछा k² + 19 को, तो k की वैल्यू अगर 7 है तो आप मुझे बताओ k², 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49, 49 + 19 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा 12 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? भाई मैं बेसिक से करूंगा तो भी सेम आंसर आएगा। जब हर एक पे सेम ही आंसर आना है किसी भी प्राइम नंबर के लिए, तो आप लेट कर लो। तो 12 चौक 48, 1, 12 कम 12 अलग अलग डिवाइड कर दो 19 को 7 बार, तो 1 + 7 आ गया 8, तो 8 रिमाइंडर आएगा, और ये आंसर है सी ऑप्शन। कुछ नहीं करना सवाल में। आ जाइए बच्चे, सवाल नंबर 15। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 अगर 727 है तो x³ - 1/x³ का मान बताओ। हाँ जी, देखिए आपको अगर x³ - 1/x³ निकालना है तो आपका दिमाग फास्ट फास्ट चलना चाहिए, कि तभी आएगा जब x - 1/x की वैल्यू पता होगी। लेकिन x - 1/x निकालने के लिए पहले आपको x² + 1/x² खोजना है, x² + 1/x²। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको पावर 4 से पावर 2 में आना है, प्लस से प्लस में, तो क्या फंडा है? 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो। 727 में 2 जोड़ के अंडर रूट ले, देखो ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। 729 का अंडर रूट 27। अब आपको पावर 2 से फिर पावर 1 में जाना, लेकिन बीच में माइनस है। x² + 1/x² से x - 1/x पे जाना है, तो 2 घटा के अंडर रूट ले लो। 27 - 2 25, 25 का अंडर रूट 5 ही आ गया। ठीक है भाई, x³ - 1/x³ क्या आएगा? अगर x - 1/x 5 है तो x³ - 1/x³ k³ + 3k, यानी कि 5 का क्यूब 125 + 15 140। तो 140 इस सवाल का बहुत बढ़िया आंसर है। आ जाए, सवाल नंबर है आपके सामने 16। बताइए बच्चे, ये सवाल यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पेपर में आया था मेरे दोस्त, उसमें से डाला है मैंने, हेड ऑपरेटर में। नागपुर की एडल्ट पॉपुलेशन में 45% मैन है और 25% वुमेन मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। व्हाट % ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट इज मैरिड? टोटल पॉपुलेशन का कितना जो है परसेंट मैरिड है? ये मानना है कि कोई भी जो है एक से ज्यादा, कोई भी आदमी एक औरत से ज्यादा शादी नहीं करता है, और ना ही एक औरत एक आदमी से ज्यादा शादी करते हैं। सब आदर्श कपल है मेरे भाई, है ना, एक पुरुष एक पति पत्नी का जोड़ा है। बताओ, तो मेरे भाई आजकल तो पतियों को बहुत खतरा, पत्नियों से बच के रहना चाहिए मेरे भाई। एक टाउन है, मैंने मान लिया कि टाउन में मेल जो है वो m है टोटल, और वुमेन जो है W है। तो सवाल में क्या बोला है कि जितने भी मेल पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन का 45% शादीशुदा है, और जो महिलाओं की आबादी यानी कि वुमेन पॉपुलेशन का 25% शादीशुदा है। लेकिन ये होना चाहिए कि भाई आदमी तो औरत से शादी करेगा ना, तो जितने आदमियों की, जितने पुरुषों की शादी होगी उतनी महिलाओं की शादी होगी, तो दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। मैंने बराबर कर दिया।
इससे चला जाएगा 5 से, 5 नाम 45, 5 पच्चे 25। यहां से मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो आ जाएगा मैन बटे वुमेन बराबर 5/9। 5/9 यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल 5 मैन हैं तो 9 वुमेन है। ठीक है ना, यानी कि टोटल कितने लोग हो गए, टोटल कितने लोग हो गए मेरे भाई, तो टोटल लोग हो गए मैन प्लस वुमेन मिलाकर 5 और 9 14, 14 लोग हो गए। अब यहां पे मेरे दोस्त पूछा यह है कि कुल आबादी का, कुल आबादी तो 14 होगी मैन प्लस वुमेन की मिलाकर, कितना परसेंट मैरिड है। तो भाई जैसे मान लीजिए कि 5 मैन है, 5 मैन है तो 5 का 45%, यानी कि कितना आ गया, इसको परसेंटेज में निकालना, परसेंटेज में रहने दो, 225%। 5 का 45% हो गया 225। ऐसी वुमेन भी 9 का 25%, ये भी 225 आएगा। तो 225% मैन और 225% वुमेन, तो ये आ जाएगा 450। तो टोटल 14 में 450% आपके मैरिड है। ये मैंने इसको ऐसा नहीं कि पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर दोबारा परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में रहने दिया। मैन 5 मैन का 45%, 9 वुमेन का 25%, यानी कि टोटल 450% आउट ऑफ 14 मैरिड हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 14 तिया 42, 3 0 और 14 दूनी 28, 32 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि मेरा सी ऑप्शन है। बात खत्म। आसान सा सवाल था, मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 17, फिर से देखो, ऊपर से एक नजर डालने पर ही पता लग जाता है नंबर सिस्टम का है। इफ वी एड द स्क्वायर ऑफ डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ ए पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर to the product of digits of that number, we shall get 52. And if the square of digit in the unit place to the same product, we shall get 117. Find the 2 digit number. आपसे 2 digit number यहां पर पूछा गया है। देखो भाई, वैसे तो आप इस सवाल को जैसे यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट मान के भी कर सकते हो, पर जब सवाल में सीधा नंबर पूछा गया है तो इसको करने का जो बेस्ट तरीका है वो ऑप्शन मेथड है। आप ऑप्शन से चेक कर लो, जो इस बात को संतुष्ट कर दे सवाल की कही, वही मेरा आंसर हो जाएगा। बोला कि भाई 2 अंकों का पॉजिटिव नंबर है, अगर जो हमारा टेंस प्लेस डिजिट है, अगर उसके स्क्वायर को हम उस नंबर के डिजिट्स के प्रोडक्ट में ऐड कर दे तो 52 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 52 आना चाहिए। अब जैसे मैं यहां पे पहला उठा लेता हूं, इस 49, इसमें टेंस प्लेस है 4, ये ना, तो 4 के स्क्वायर को अगर इसके डिजिट्स के प्रोडक्ट में ऐड करूं तो कितना आएगा मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 तो 52 ही हो गया, 52 आ गया मेरे भाई, यानी कि यही आंसर हो सकता है। आगे दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, अगर हम ऐड कर दे मेरे भाई क्या, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट के स्क्वायर को सेम डिजिट्स के प्रोडक्ट में, तो मेरे भाई क्या होगा, भाई इस संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 9 है। अगर मैं 9 के स्क्वायर को इस संख्या के सेम डिजिट्स के प्रोडक्ट में ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 4 नाम 36, 81 में 36 जोड़ूंगा तो 8 3 11 6 7 117 आ जाएगा, 117। क्या आना चाहिए, 117 प्राप्त होता है, यही आंसर आ गया। दोनों कंडीशन 49 पे फिट बैठ गई, मेरा आंसर है। यही होता है तरीका मेरे भाई सोचने का। आइए, एक बॉक्स है, बॉक्स के किनारों का रेशियो 3 5 8 है, इसका टोटल सरफेस एरिया 1422 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, गजब सवाल मेरे भाई मेंसुरेशन का। देखिए बॉक्स में लंबाई चौड़ाई हाइट होती है, उनका रेशियो दिया है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारी किताब है, ठीक है जी, ये एक आयताकार बॉक्स है, इसकी जो है आपको लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ये इसकी हाइट दी है, ठीक है जी। अब यहां पर इसका टोटल सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम पूछा है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये रेशियो पूछा है, रेशियो दिया है, तो बच्चे क्या यहां पे एक्स मान के करने लगते, कोई जरूरत नहीं है। आपसे वॉल्यूम पूछा है, रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। वॉल्यूम क्या होता है, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 8, ये वॉल्यूम आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब एक बात बताइए, सवाल में टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया है, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो पता है, तो आप रेशियो में ही टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, 3 पंजे 15 प्लस 5 अट्टे 24 प्लस HL,
HL का मतलब 8 की 3 में गुणा 24, ये आ जाएगा भाई रेशियो के हिसाब से। नहीं, 3 पंजे 15 प्लस 5 अट्ठे 40, सॉरी, और प्लस 8 दिया 24, ये होगा। तो कितना गया? 15 24 39, 39 प्लस 40 79, 79 का दुगुना आ जाएगा भाई 158। यानी कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया है उसके हिसाब से टोटल सरफेस एरिया 158, जबकि सवाल में टोटल सरफेस एरिया दिया है 1422 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये देखो कितने गुना है, कितनी बार भाग हो रहा है। 150 निम्मा 1350 8 नाम 72, यानी कि सीधा सीधा 9 गुना, 9 गुना हो रहा है एरिया। अब आप खुद सोचो मेरे भाई, एरिया को नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेंथ को नापते सेंटीमीटर में, जबकि वॉल्यूम आयतन को हम लोग नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। आप देखो कि यहां पे एरिया 9 गुना हो रहा है, तो जो डायमेंशन है वो 3 गुना होगी, और वॉल्यूम कितने गुना होगा मेरे भाई? 3 का क्यूब 27 गुना होगा, 27 टाइम 27 गुना। अगर एरिया 9 गुना हो रहा है तो लेंथ 3 गुना होगी मेरे भाई, तो यहां पे वॉल्यूम कितने गुना होगा? 27 गुना होगा ना, 27 टाइम्स होगा। तो 3 पंजे 15 अट्ठे 120 गुणा 27, सीधा को हमें कोई एक्स मानना पड़ा, हमने किया वही है, लेकिन आपका समय बचेगा और फास्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो 2400 और 840 3240 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो यही बेस्ट तरीका है सवाल को करने का मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 19। ये सवाल प्रीवियस ईयर का है और चोर पुलिस का शायद अब तक का एसएससी में आया हुआ बेस्ट सवाल है मेरे भाई, ठीक है। मॉक टेस्ट में मैंने डाला है सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन। एक पुलिस चोर का पीछा करता है सीधी सड़क पर। पुलिस चोर को 15 मिनट में पकड़ लेगा अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है गाड़ी। आधे घंटे में 0.5 आवर्स में पकड़ लेगा अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। तो ड्राइविंग स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे कि चोर को 10 मिनट में पकड़ा जा सके? तो बेसिकली यहां पर 3 केस दिए हुए हैं। पुलिस वाला अपनी स्पीड बदल रहा है तो चोर को पकड़ने का टाइम भी चेंज हो रहा है। यहां चोर की स्पीड तीनों ही केसेस में सेम है। भाई अगर पुलिस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाती है गाड़ी तो चोर को 15 मिनट में पकड़ लेगी। दूसरा केस है कि अगर आधे घंटे में पकड़ना है तो स्पीड होनी चाहिए पुलिस की 45 किलोमीटर पर आवर। बोला किस स्पीड से ड्राइव करना चाहिए कि अगर चोर को 10 मिनट के अंदर अंदर पकड़ना है? अब एक बात बताइए भाई, जैसे मान लीजिए कि ये पुलिस है और ये चोर है, पुलिस चोर का पीछा कर रही है, पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी मेरे भाई? अभी तो पकड़ेगी जब पुलिस और चोर के बीच की ये डिस्टेंस जो है, स्टार्टिंग की जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों, वो 0 हो जाएगी। यानी कि पुलिस और चोर तीनों ही केसेस में इनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है, जो रिलेटिव डिस्टेंस है मेरे भाई, तीनों ही केसेस में सेम ट्रेवल करेंगे। और अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको पता होना चाहिए जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड का रेशियो का उल्टा होगा। और मुझे यहां पे टाइम दिया हुआ है। पहले केस में पुलिस चोर को पकड़ता है 15 मिनट में, दूसरे केस में पकड़ता है मेरे भाई 0.5 आवर्स यानी कि आधा घंटा 30 मिनट में, और तीसरा केस जो पूछा उसमें पुलिस चोर को 10 मिनट में पकड़ना चाहता है। ठीक है भाई, तो टाइम का रेशियो कितना आ रहा है? टाइम का रेशियो ये चला जाएगा आपका 5 से, 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, ये टाइम का रेशियो है 3 6 2। तो स्पीड का जो रेशियो होगा क्या वो इसका उल्टा नहीं होगा? तो स्पीड का रेशियो होगा 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/2। ये तीनों केसेस में पुलिस और चोर की रिलेटिव स्पीड का रेशियो आ जाएगा। और इस पूरे रेशियो का आप 6 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 2 तिया 6, 2 रेशियो 1 रेशियो 3 आ गया मेरे भाई। ठीक है ना, क्योंकि 3 6 2 का एलसीएम 6। अब आप एक बार बताओ, मैंने मान लिया कि जैसे चोर की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, चोर की स्पीड, ठीक है ना, और पुलिस जो है चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो पहले केस में पुलिस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, चोर की स्पीड को मैंने s माना है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? 60 माइनस s। पहले केस में रिलेटिव स्पीड कितना है? 60 माइनस s। बोलो। दूसरे केस में मेरे दोस्तों पुलिस चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? 45 माइनस s, क्योंकि मैंने चोर की स्पीड को s किलोमीटर पर आवर मान लिया। पूछा है अगर 10 मिनट में चोर को पकड़ना है तो पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए? पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क।
माइनस चोर की स्पीड, ये तो होगा रिलेटिव स्पीड मेरे दोस्त। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, यानी कि इन तीनों स्पीड का रेशियो 2:1:3 आएगा मेरे भाई, 2:1:3। अब आप खुद देखो मेरे भाई, 2 से 1 जो है मेरे भाई यहां पर 1 यूनिट कम हुआ, जबकि यहां मेरे दोस्तों कितना कम हुआ, डिफरेंस से हो जाएगा 15, ये 15 कम हुआ मेरे दोस्त। 60 माइनस एस से 45 माइनस एस 15 कम है। अब 1 से 3 मेरे भाई यहां कितना बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट, तो यहां भी 2 यूनिट बढ़ेगा भाई। 15 का 2 गुना 30 होता है, 30 बढ़ाओगे इसमें, जब इसमें 30 ऐड करोगे, 45 माइनस एस में 30 ऐड करोगे तो 45 और 30 75 माइनस एस, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 75। यानी कि अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहते 10 मिनट में, तो पुलिस को 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करनी पड़ेगी। आंसर 75 है, और वाकई में गजब का सवाल है भाई, गजब का सवाल, अच्छा तरीका मेरे भाई, ठीक है ना, नया सवाल नहीं है। हां, 90% बच्चे इस लेवल के सवालों को खोज के कर ही नहीं पाते। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। 400 ऑरेंज 1410 रुपए पर 100 के हिसाब से खरीदे गए और बेचे गए 960 रुपए के प्रॉफिट पर। तो आपसे पूछा सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ ऑरेंजेस, 1 दर्जन ऑरेंज का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। सवाल रेलवे और एसएससी में 2024 में वायरल रहा है मेरे भाई, वायरल क्वेश्चन। एक बार बताओ, आपने 400 संतरे खरीदे, किस भाव से, पर 100 1410 के, यानी कि 100 संतरे आपको 1410 रुपए के मिल रहे, लेकिन आपसे 100 थोड़ा ना खरीदे, आपने तो 400 खरीदे। तो 400 संतरे कितने के खरीदे पाओगे मेरे भाई, 4 से गुणा, तो आ जाएगा 5640। 5640 रुपए के आपने संतरे खरीदे, लेकिन उनको बेच दिया, बेचने से आपको 960 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, 5640 में 960 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5600, 900, 6500 और 6600 रुपए, यानी कि आपने 6600 रुपए के संतरे बेचे 6600 के। किसी बच्चे को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर, सबको समझ में आ गया। आपसे पूछा 1 दर्जन संतरों का सेलिंग प्राइस, आपने 6600 रुपए में 400 संतरे खरीद के बेचे हैं, तो 1 संतरे का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 400 से डिवाइड कर दीजिए, 1 संतरे का आ गया। 1 दर्जन का मतलब 12 संतरों, तो 12 संतरों का सेलिंग प्राइस कितना आएगा भैया, 12 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 12 रुपीज, ये आंसर आएगा। 2 जीरो काट लेंगे और 4 से 12 3 बार, तो 66 दिया 198 रुपीज इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 198 रुपीज पर डजन के हिसाब से बेच रहे हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइए 21वां, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट प्लस कॉसेक -1 बटे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। ये तो ऐसे सवाल हैं कि देखते ही आपको पता चले कि मैं इसको कैसे करूंगा। सवाल बाद में, आपका दिमाग अप्रोच पहले प्रोसेस करना शुरू कर दे। सेम क्वेश्चन 10 सेक में भी बनता है। एक बात बताइए मेरे भाई, क्या ये एक दूसरे के रिवर्स नहीं होते, कॉट थीटा प्लस कॉस और कॉट माइनस कॉसेक, हैं जी। एक बात बताओ मेरे भाई, आप लोगों ने ये पढ़ा है, मान लो चलो मैंने कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को एक्स मान लिया। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, पर मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जो एक स्टेप में आंसर देगा। जहां कॉसेक प्लस कॉट कॉसेक माइनस कॉट आएगा, वहां ये थ्योरम लगेगी। अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स है, तो ये बताइए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, ये बताओ। अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स है, कॉसेक प्लस कॉट एक्स है, तो कॉसेक माइनस कॉट कितना होगा, 1/x। सेम चीज सेक 10 में भी होती है। तो अगर मैंने यहां पे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को एक्स मान लिया कि कॉट प्लस कॉसेक एक्स है, एक्स -1, तो नीचे क्या है मेरे भाई, कॉट माइनस कॉसेक, नीचे कॉट माइनस कॉसेक है। तो आप ये देखो कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/x, अगर कॉसेक माइनस कॉट 1/x है, तो ये तो उल्टा है, कॉट माइनस कॉसेक। कॉट पहले लिख दिया, कॉसेक बाद में, तो कॉट माइनस कॉसेक क्या आएगा जी, माइनस का 1/x, माइनस का 1/x आएगा बच्चे, प्लस का 1। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया, तो ये x -1 और नीचे हम लोग लेंगे एलसीएम, तो माइनस का 1 प्लस x/x। समझ में आ गई बात, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही।
x-1 और ये x-1 खटाक से कट के x पहुंच गया, यानी कि x इसका आंसर है ऊपर। बताइए हो गया कि, और x का मतलब है कॉसेक प्लस कॉट। हालांकि कॉसेक प्लस कॉट नहीं लिखा हुआ है, कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। तो इस सवाल का आंसर आ गया 1 प्लस कॉस बटे साइन, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये मेरा आंसर आ गया भैया। तो ये बेटर तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। सवाल नंबर 22, एक शहर में एक सप्ताह का एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है मेरे दोस्त। देखो ये वीकेंड के एवरेज टेम्परेचर वाला सवाल, महीनों के एवरेज टेम्परेचर वाला सवाल की पूरे महीने में शुरू के 15 दिन का ये है, बाद के 15 दिन का ये, बहुत पॉपुलर है, तुरंत होना चाहिए। एक शहर में एक वीक का एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का एवरेज टेम्परेचर 27.5 डिग्री है, और यहां पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का 29 डिग्री है। तो आपसे पूछा है थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर पूछा गया है। एक बात बताएं, वीक में होते मेरे भाई टोटल 7 दिन, इस सवाल में क्या दिया, शुरू के 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर दिया है और बाद के 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर दिया है, 4 हो गया 8 दिन। यानी कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और बाकी दिया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दोनों में आ रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। थर्सडे वाला जो दिन है मेरे भाई, ये 2 बार काउंट हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ये ओवरलैपिंग वाला सवाल है, और इसकी बिल्कुल सीधी सीधी ट्रिक होती है कि अगर पूरे वीक का टेम्परेचर 28 डिग्री है तो मैंने मान लिया कि थर्सडे का टेम्परेचर भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां एवरेज से कंपेयर करो बच्चों, कंपेयर करो भाई। शुरू के 4 दिन का कितना है, 27.5 डिग्री, 28 डिग्री से 27.5 कितना हो गया, आधा डिग्री कम हो गया, 0.5 डिग्री कम हो गया। यानी कि शुरू के 4 दिन का 0.5 डिग्री टेम्परेचर कम है, सीधी सीधी गुणा। बाद के 4 दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का है 29 डिग्री, पूरे वीक का 28 डिग्री है, तो 28 डिग्री से 29 डिग्री कितना ज्यादा है, 1 डिग्री ज्यादा है मेरे भाई, 1 डिग्री ज्यादा है मेरे दोस्तों लास्ट के 4 दिन का, मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आ गया 4 और माइनस का 2 हो गया, 28 में 2 जोड़ेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड इस सवाल का आंसर आ गया बच्चे। कुछ था ही नहीं इस सवाल में। यह तरीका शानदार है ओवरलैपिंग के किसी भी सवाल को करने के लिए। 23वां सवाल, एक साथ काम करते हुए पाइप ए और बी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, ए ने एंड तक जारी रखा। टैंक भरने में कुल 13 घंटे लगे, टैंक भरने में टोटल 13 घंटे लगे। ओके, तो सवाल में पूछा है एक खाली टैंक को भरने में कितना समय लेगा, एक खाली टैंक को भरने में कितना समय लेगा, बताइए बच्चे। केवल यहां पे ए के बारे में कहा गया है, ए के बारे में, ए के बारे में पूछा है। एक बात ध्यान से सुनेगा, 2 पाइपें ए और बी वो मिलकर एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप ए और बी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि इन दोनों पाइपों ने 4 घंटे तक भरा है टंकी को। 4 घंटे में कितना भर देंगे, अगर पूरी टंकी 10 घंटे में भरने तो 1 घंटे में भरेंगे 1/10। 4 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे, 4 से गुणा, यानी कि 2/5, 2/5, यानी कि 2/5 जो टैंक है वो ए और बी ने मिलकर भरा, फिर बी ने काम करना कर दिया बंद, बी ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि बाकी टंकी भरी है ए ने, बाकी है कितनी, टोटल 1 होती है, 1 में से 2/5 दोनों ने मिलकर भर दी, तो बाकी बची 3/5 टंकी, 3/5 टंकी वो ए ने भरी है। पूरी टंकी भरने में 13 घंटे लगे, यानी कि बाकी 3/5 जो टंकी है वो अकेले ए ने भरी है। पूरी टंकी भरने में 13 घंटे लगे। भाई 13 घंटे में पूरी टंकी भरी गई है, 4 घंटे तो ए और बी ने मिलकर भरी है ना, 4 घंटे तो ए और बी ने मिलकर भरी, यानी कि मेरे भाई बाकी जो टंकी है, बाकी 3/5 टंकी ए ने भरी है मेरे भाई, बाकी 3/5 टंकी ए ने भरी है 9 घंटे में, 9 यूनिट 9 घंटे में मेरे दोस्त। ठीक है जी,
तो अगर 3/5 टंकी 9 घंटे में भर रहा है तो ए पूरी टंकी, ए के बारे में पूछा गया है, ए पूरी टंकी भरने में कितना समय लेगा? 3/5 उधर जाके पलट जाएगा, 9 गुणा 5/3, तो आ जाएगा मेरे भाई 3/5 उधर जाएगा, 5/3 हो जाएगा 15 घंटे। तो ए जो है अकेले पूरी टंकी 15 घंटे में भरेगा, और ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से सी सही है। तो जरूरी कि हम हर बार एलसीएम वगैरह लें, उसकी हर सवाल में जरूरत नहीं पड़ती, फ्रैक्शन वाला तरीका भी अच्छा है। उस ट्राइंगल की साइड की लंबाई बताओ जिसके एंगल का रेशियो 2, 4, 6 है और जिसकी सरकम रेडियस 12 है। भाई अगर किसी ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 2, 4, 6 है, ये तो 2 से कट रहा है, 1, 2, 3, और 1, 2, 3 यानी कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ना भाई। तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आने चाहिए, 30, 60, 90 है, ये 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल भाई। राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस 12 है, तीनों साइड पूछे, सरकम रेडियस अगर 12 है तो हाइपोटेनियस होगा भाई सरकम रेडियस का दुगना। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालो, 24 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस आएगा, 24, सबसे बड़ी भुजा 24 होनी चाहिए, यह आंसर हो सकता है। यहां 30 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर है, गलत, यानी कि 24 सेंटीमीटर अकेला हाइपोटेनियस ऑप्शन सी में है, ये मेरा उत्तर हो गया। ये सीएचएसएल के पेपर का लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आज हम मॉक टेस्ट का भी आखिरी सवाल करेंगे। सवाल नंबर 25, 22,500 पर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ दर पर 5,724 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, जो एनुअली कंपाउंड होता है। 4 साल तक सेम रेट से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बताइए मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, बैंकिंग का क्वेश्चन है। देखो इस सवाल को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ना चले। कि आपको बताना है उसी राशि पर जो आपको दी हुई है 22,500, 4 साल आपको दिया हुआ है, सेम दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको रेट नहीं पता, रेट निकालना है। और जो पहली लाइन दी है वो इसलिए आपको दी है खुल के कि आप ब्याज की दर निकाल पाओ, और उसको कई सारे तरीकों से निकाला जा सकता है। 2 साल की ना अंडर रूट लेके भी कर सकते हैं, या ये तरीका भी है कि भैया पता कर लो कितना परसेंट ब्याज हुआ। अगर आपका प्रिंसिपल 22,500 रुपए है, ठीक है ना, 22,500 रुपए, 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 5724। 2 साल में आपको 5724 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला मेरे भाई? इंटू 100%, ऐसे कर लीजिए, इंटू 100%। तो आप ये पता कर लो प्रिंसिपल पर 2 साल में कुल कितने परसेंट ब्याज मिला। 2 जीरो यहां से कट जाएगा मेरे भाई, तो 25 निम्मा 225 होता है, 9 से काटेंगे, देखो 9 से काटते हैं 25 बार, ये 9 छिक्का 54 है भाई, 3 2, तो 9 तिया 27 और 5 9 छिक्का 54, तो 636/25 हो गया। हालांकि 625 को 25 से भाग करेंगे 25, फिर क्या बचेगा भाई? 11 बच जाएगा, 25 सही, 11/25, और 11/25 आ गया 0.44, यानी कि 25.44% आ गया भैया, 25.44%। कोई प्रॉब्लम? तो मैं कह सकता हूं आपको प्रिंसिपल पर 2 साल में 25.44% ब्याज मिला। 2 साल में आपको जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसका 25.44% ब्याज मिला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? नहीं निकाल, ब्याज की दर क्या होगी? एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 10% है, 2 साल में 10 का सक्सेसिव 21% ब्याज मिलता है। ये 21% से हल्का सा ज्यादा है, 25.444 आ रहा है एंड में। ये किसका सक्सेसिव है? ये 12% का सक्सेसिव है मेरे भाई। 12, अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 12 का 2 बार सक्सेसिव क्या होगा? 12 + 12 24, प्लस 12 गुणा 12 144/100, 1.44 ऐड करके आएगा 25.44%। तो ये हिट एंड ट्रायल से मैंने पता किया, और ये भी तरीका होता है जो बच्चे नहीं जानते ब्याज की दर निकालने का। अब ब्याज की दर आ गया, जो मर्जी आपसे वो पूछ ले। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, प्रिंसिपल कितना है? 22,500 रुपए, ब्याज की दर कितनी है? 12%, 1 साल में 12% ब्याज है। 4 साल का ब्याज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है ना। वैसे 225 में 9 आ रहा है, 12 में भी 3 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल तो है ही है आंसर, ठीक है ना।
9 का मल्टीपल वैसे एक ही है 10,800, बाकी तो कोई यहां 9 का मल्टीपल है नहीं। आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये उत्तर है। ठीक है जी, इसी के साथ आज का ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। एग्जाम से पहले अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10 कम से कम लाइव मॉक टेस्ट मैं आपको अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर जरूर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मेरी हर एक उस सीरियस बच्चे से रिक्वेस्ट है जो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहता है, केवल टाइम पास नहीं करना चाहता, समय बर्बाद नहीं करना चाहता, पैसे खराब नहीं करना चाहता, वो हर सैटरडे संडे को लाइव टेस्ट जरूर दे। लैपटॉप पे दे पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर भी आप सिस्टम पे दोगे, आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद उसकी एनालिसिस भी करें, वो कि हम सॉल्यूशन साथ के साथ देते हैं, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, सवालों का कंपाइलेशन कैसा था, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर किसी बच्चे ने पिछले 4 मॉक टेस्ट नहीं देखे, उनको भी देखिएगा। धन्यवाद, बाय।